अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सबको मेरी आज की इस वीडियो में खुश आमदीद। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो का मौजू है हाउ टू अटेम्प्ट क्वेश्चन पेपर, यानी सवालनामे को हम कैसे हल करें। बहुत सारे स्टूडेंट्स जब एग्जाम में अपियर होते हैं तो उनके सामने जब क्वेश्चन पेपर आता है परेशान हो जाते हैं। कभी उनको सवाल समझ में नहीं आता, कभी उनको मतलब समझ में नहीं आता, कभी उनको ये चीज़ समझ में नहीं आती कि लिखना क्या है। तो आज हम इस मौजू पे बात करेंगे कि हम सवाल को कैसे समझें, उसको कहाँ से शुरू करें, कैसे लिखें। सबसे पहले अगर हम बात करें तो जब आप सवालनामे को देखते हैं तो उसमें मुख्तलिफ अल्फाज इस्तेमाल किए होते हैं, मुख्तलिफ वर्ड्स इस्तेमाल किए होते हैं। तो पहले तो हमें उनका मतलब आना चाहिए कि इसका मतलब क्या है। जब सवाल में एक अल्फाज आ रहा है, एक वर्ड आ रहा है, तो उसको हम कैसे लिखें या उसका मतलब क्या है। तो इसमें भी बहुत सारे स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं। कोई एक वर्ड देख लिया, उसका मतलब समझ में नहीं आया, वो सारा जवाब उस पर लिख देते हैं। तो उस पे भी उनको फिर मार्क्स नहीं मिलती, क्योंकि असल सवाल का मकसद वो था ही नहीं। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले कि हमारे सवाल में कभी कभी आता है डिफाइन। आप जब क्वेश्चन पेपर देखते हैं तो उसमें आता है डिफाइन, या कभी कभी आता है व्हाट इज, या कभी कभी आता है व्हाट डू यू नो। ये ऐसे अल्फाज हैं, ऐसे वर्ड्स हैं जो सवालनामे में हमारे क्वेश्चन पेपर में फ्रीक्वेंटली यूज होते हैं। और स्टूडेंट्स को ये बात पता नहीं होती कि डिफाइन के बदले में हमें क्या लिखना है या व्हाट इज के बदले में हमें क्या लिखना है। तो मैं आपको क्लियर करूं कि जब आपके क्वेश्चन पेपर में किसी भी क्वेश्चन में आए कि डिफाइन, डिफाइन का मतलब है सिर्फ और सिर्फ आपने क्या करना है, डेफिनेशन लिखनी है। कोई भी चीज पूछ रहा है उस चीज की डेफिनेशन लिखनी है, या व्हाट इज भी पूछ रहा है तो उस चीज की हमने डेफिनेशन लिखनी है, उस चीज के बारे में हमने बताना है। अब व्हाट डू यू नो भी पूछ रहे हैं अगर, तो हम क्वेश्चन पेपर में, तो उसका भी मतलब ये होता है कि हमने सिर्फ और सिर्फ उस जो वर्ड है या वो चीज जो पूछी जा रही है उसकी डेफिनेशन लिखनी है। सपोज करें हम यहाँ पे लिख रहे हैं डिफाइन मैनेजमेंट, तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के डेफिनेशन को लिखना है। डेफिनेशन चाहे वो एक लाइन की हो, चाहे वो दो लाइंस की हो, चाहे वो 3 से 4 लाइंस की हो, डेफिनेशन हमने लिखनी है। अगर हमें पूछा जा रहा है कि डिफाइन मैनेजमेंट, तो हम मैनेजमेंट की सिर्फ और सिर्फ डेफिनेशन को बयान करेंगे, उसके अलावा हम आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि हमसे पूछा ही जा रहा है कि डिफाइन करें मैनेजमेंट को। अगर उसके साथ साथ आ रहा है डिफाइन एंड एक्सप्लेन, तो हमने क्या करना होता है, हमने उसकी मैनेजमेंट की जो डेफिनेशन लिखी हुई है उस डेफिनेशन के साथ साथ हमने उस डेफिनेशन को एक्सप्लेन भी करना होता है, वाज़ेह तरीके से उसे लिखना होता है कि ये डेफिनेशन का मकसद क्या है, और ये डेफिनेशन क्या क्या कौन कौन सी चीज़ों को इलाबोरेट कर रही है। तो हमें वो सारी डिटेल्स लिखनी होती है, एक्सप्लेन करना होता है प्रॉपरली जो उस डेफिनेशन में चीज़ें आ रही हैं। जैसे कि हम लिख रहे हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस, management is a process of achieving organizational goals and through planning, organizing, leading, and controlling the financial, human, and physical resources effectively and efficiently। जब हमसे पूछा जा रहा है कि मैनेजमेंट को डिफाइन करें, तो हमने सिर्फ और सिर्फ ये डेफिनेशन या इसके अलावा कोई भी डेफिनेशन अगर आप जानते हो, आपके पास हो, आप नज़र से गुजरी है आपके, तो वो सिर्फ और सिर्फ वो डेफिनेशन लिखनी है।
अगर आपसे पूछा जा रहा है डिफाइन एंड एक्सप्लेन, तो आपने क्या करना होता है, इस मैनेजमेंट की डेफिनेशन को तो लिखना होता है, लेकिन इसमें जो चीजें आ रही हैं उसको भी एक्सप्लेन करना होता है। सपोज करें हम कह रहे हैं मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स। मैनेजमेंट ऐसा तरीकेकार है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को हासिल करते हैं, और थ्रू प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग, ये चार चीजें हैं जिनके थ्रू हम हासिल करते हैं। इनको मैनेजमेंट फंक्शंस भी कहा जाता है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग एंड कंट्रोलिंग। हम क्या करेंगे, हम इनको भी डिफाइन करेंगे। और उसके बाद आता है द फाइनेंशियल, ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्सेज। कौन कौन से रिसोर्सेज हैं, क्यों जरूरी है, हम उन रिसोर्सेज को भी बयान करेंगे। और हम आखिर में लिखेंगे इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली का मकसद क्या होता है। डिफाइन एंड एक्सप्लेन मैनेजमेंट विद एग्जांपल्स आ जाए तो हम उसमें एग्जांपल्स भी देंगे। जो भी हमें एक दो एग्जांपल्स आ रहे हो, जो भी आपके जहन में हो, हम वो एग्जांपल्स लिखेंगे। तो इस तरीके से हम क्या करें, हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। ये होता है असल तरीका किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का। उसके बाद मुख्तलिफ अल्फाज आते हैं कि इलस्ट्रेट करें, इलाबोरेट करें, या इससे मिलते जुलते अल्फाज आते हैं, तो उसका भी मकसद यही होता है। या यहाँ पे अगर आपके पास लिख के आ रहा है क्वेश्चन में, या क्वेश्चन आपको सामने आ रहा है, डिफाइन मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस, तो हमने क्या करना है, हमने मैनेजमेंट की ये डेफिनेशन लिखनी है। और जब बात करें हमारे पास जो है फंक्शंस की, तो हमने क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ हमने सिंपली फंक्शन को डिफाइन करने हैं। ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि ये चार मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं, इनको हमने डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है, बल्कि एग्जाम्पल के साथ। ये चीज जो हमें आ रही है डेफिनेशन में, इसको हमने छोड़ देना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है डिफाइन मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शंस। तो ये चार फंक्शंस हमने एक्सप्लेन करने होते हैं। या ये तो हो गए सिंपल से क्वेश्चंस। उसके अलावा इन योर ओपिनियन आता है, आप क्या समझ रहे हैं, जो आपको सवाल मिल रहा है, क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, आप उसके बारे में अपना ओपिनियन देंगे। वो ओपिनियन सही है, गलत है, उसके जो उसका जो डिसाइड है, डिसीजन है, वो आप पे नहीं जाता। लेकिन आप क्या कर रहे होते हैं, आप अपने राय दे रही होती है, या दे रहे होते हैं कि इसका क्या मकसद है, आप क्या समझ रहे हैं, जो आपको चीज दी जा रही है। आप अपना ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यू बयान करते हैं, अपने नजरिए से उसको देखते हैं। जब डेफिनेशन की बात आएगी, तो डेफिनेशन आपने सबने जो भी अटेम्प्ट कर रहे हैं उसने यही लिखनी है, या जो भी डेफिनेशन इसके अलावा है मैनेजमेंट की, वो लिखनी है। लेकिन जब बात ओपिनियन की आएगी, तो आप क्या करेंगे, हर कोई अपना नजरिया बयान करेगा। आप किसी चीज को क्या आपको टेबल के बारे में पूछ रहा है, आपको गिलास के बारे में पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, उसका ओपिनियन देंगे। आप उसको अपने अल्फाजों में, अपने जहन में जो आपने सोचा हुआ है, वो वाजिब करेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने कुछ क्वेश्चंस लिखे हुए हैं जिसको हम समझने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसे सवाल भी आ जाते हैं जिसमें स्टूडेंट्स परेशान हो जाते हैं कि भाई ये कैसा सवाल है, कहाँ से शुरू करें, इसमें समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज लिखनी है। तो वो लंबी सी स्टेटमेंट होती है, और उसमें से हमने क्वेश्चन को ढूंढना होता है। तो मैंने सवाल लिखा हुआ है, लेट्स सपोज हम कह रहे हैं कि फ्रेडरिक विल्सन टेलर वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरिस्ट। जो विल्सन टेलर थे, एफ डब्ल्यू टेलर थे, वो अर्लीस्ट थ्योरिस्ट थे। He and his associates were the first people to study the work process scientifically. वो बानी थे साइंटिफिक थ्योरी के, तो उसने और उनके एसोसिएट ने साइंटिफिकली प्रोसेस जो थे उन पे काम किया था ऑर्गेनाइजेशन में। What do you think that by calculating the time needed for the various elements of a task, how one can develop the best way to complete the task? इसका मतलब ये होता है कि हम क्या सोच रहे हैं कि हम जो टाइम लगाते हैं किसी भी काम में करने को, तो उसके लिए कौन सा बेस्ट वे होगा जो हमने कंप्लीट करना होता है, बेस्ट वे अप्लाई करना होता है कि वो काम आसानी से हो जाए। क्योंकि टास्क के मुख्तलिफ एलिमेंट्स होते हैं, उनको हमने कंप्लीट करना होता है। तो किस तरीके से, कोई ऐसा तरीका जिससे हम साइंटिफिकली भी कह सकें, और साइंटिफिकली के अलावा भी हम कह सकें कि कोई ऐसा बेस्ट वे टू कंप्लीट द टास्क, उस कंप्लीट टास्क को कंप्लीट करने के लिए कौन सा सबसे आसान तरीका है, सिंपल है, बेस्ट है, हम वो अप्लाई करें, ये पूछ रहा है। अब ये जो इसने बताया हुआ है, यहाँ पे ये चीज बताई हुई है क्वेश्चन में, ये सिर्फ आपको
बता रहा है कि जो एफडब्ल्यू टेलर थे वो कौन थे, उनके एसोसिएट, उन्होंने किस चीज पे काम किया था, यहाँ से आपका सवाल शुरू हो रहा है। ये चीज आपके सवाल में आती है जो पूछ रहा है आपसे कि व्हाट डू यू थिंक। मैंने कहा ना, कभी कभी आता है इन योर ओपिनियन, कभी कभी व्हाट डू यू थिंक बाय कैलकुलेटिंग द टाइम नीडेड फॉर द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ अ टास्क, हाउ वन कुड डेवलप द बेस्ट वे टू कंप्लीट द टास्क। कौन सा वो बेस्ट वे होगा जिसको हम डेवलप करें किसी भी काम को आसान तरीके से या बहुत बेस्ट वे से उसको कंप्लीट करने के लिए। या यहाँ पे आता आल्सो एक्सप्लेन हाउ 19th सेंचुरी थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू मैक्सिमाइज एफिशिएंसी इन 21st सेंचुरी। ये सवाल का दूसरा हिस्सा है जिसमें हमसे पूछा जा रहा है, क्योंकि एफडब्ल्यू टेलर ने जो वो थ्योरी दी थी वो 19th सेंचुरी में दी थी, 1915 से 1956 तक उसका एरा था। तो दूसरा सवाल वो आपसे ये पूछ रहा है कि वो जो 19th सेंचुरी में एक बंदे ने थ्योरी दी थी कि हाउ टू फाइंड बेस्ट वे टू कंप्लीट द टास्क, या जो साइंटिफिक प्रोसेसेस पे उसने बात की थी, तो वो 19th सेंचुरी की थ्योरी हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में एफिशिएंसी को, प्रोडक्टिविटी को मैक्सिमाइज करने के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। यानी बीच में 2 सदियों का गैप आ गया, 2 सेंचुरीज आ गई बीच में, 20th और 21st। तो एक 10 साल के अरसे में भी बहुत सारी चीजें चेंज हो सकती हैं, चेंज हो जाती हैं। लेकिन ये थ्योरी जो 19th सेंचुरी में दी हुई है वो इस वक्त हम 21st सेंचुरी में कैसे अप्लाई करेंगे। तो ये जो दोनों आपसे सवाल पूछे जा रहे हैं, ये आपके अपने ओपिनियन पे पूछे जा रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं, या आप एक्सप्लेन करें कि वो जो 19th सेंचुरी की थ्योरी है वो 21st सेंचुरी में हम कैसे अप्लाई करेंगे कि हमारी प्रोडक्टिविटी या हमारी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमाइज हो जाए। ये दोनों ऐसे सवाल आपसे पूछे जा रहे हैं जिसमें आपने क्या करना है, अपना ओपिनियन देना है, वो जस्टिफाई करना है इस चीज को। हाँ, 19th सेंचुरी को हम अप्लाई कर सकते हैं 21st सेंचुरी में या नहीं कर सकते। नहीं भी कर सकते तो हमने जस्टिफिकेशन देनी है, अगर कर सकते हैं तो अभी हमें जस्टिफिकेशन देनी है कि हम अपनी जो एफिशिएंसी है उसको कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, अप्लाई कैसे करके उस थ्योरी को। हम जब उस थ्योरी को अप्लाई करेंगे, उसकी इम्प्लीकेशंस करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो क्या हमारी जो एफिशिएंसी है वो मैक्सिमाइज होगी 21st सेंचुरी में। क्योंकि 2 सेंचुरी के बाद माहौल चेंज हो जाता है, बहुत सारी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गई, टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट आ गई, और सारी थ्योरीज आ गई बीच में। तो हम कैसे करेंगे, ये दोनों क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं आपकी अपनी जहानत के हिसाब से, क्या आप क्या सोच रहे हैं किसी भी चीज के बारे में। मैंने दूसरा सवाल यहाँ पे लिखा हुआ है, व्हाट शुड बी अ गुड गोल स्टेटमेंट। अब ये बहुत आसान सवाल है, सिंपल सवाल है। इसमें आपने लिखना है कि जो एक गुड गोल होता है, जो हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन अचीव करती है, उसको उसकी कौन सी अच्छी स्टेटमेंट हो सकती है। स्टेटमेंट का मतलब डेफिनेशन, आप गोल को डिफाइन करेंगे कि व्हाट डज मीन बाय द गोल। और कभी कभी हम कहते हैं कि इट्स अ फ्यूचर विश विल, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव करनी होती है, फ्यूचर डिजायर होती है जो किसी ऑर्गेनाइजेशन ने अचीव करनी है, हमने उसके बारे में सिंपली लिखना है। और आगे आ रहा है कि एंड आल्सो एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स विद सुटेबल एग्जांपल्स। कैरेक्टरिस्टिक्स वो आपने पढ़े हुए होते हैं, कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, 2 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, आपने उनको एक्सप्लेन करना होता है और 2-4 उसमें एग्जांपल लगाने होते हैं। आप एक एक एग्जांपल भी लगाएंगे तो 6 कैरेक्टरिस्टिक्स हो गए, तो 6 एग्जांपल्स हो गए आपके। तो ये बहुत ही, आज कुछ सवाल ऐसे भी होते हैं जो आपको सीधी तरह से पूछे जा रहे होते हैं। कुछ जो ये सवाल है जो मैंने ऊपर लिखा हुआ है उसमें आपको सीधी तरह से नहीं पूछा जा रहा, आपके अपना ओपिनियन पूछा जा रहा है। तो उसमें जो असेसमेंट करता है वो क्या सोचता है, वो क्या देखता है कि एक स्टूडेंट्स की अप्रोच कितनी है, उसने किस तरीके से चीजों को सोचा हुआ है, या उसने किस तरीके से इस थ्योरी को समझा हुआ है, वो उसके हिसाब से अपना आंसर लिखेगा, और वो आंसर सबका डिफरेंट होता है। लेकिन जब हम बात करेंगे सेकंड सवाल की, गुड गोल स्टेटमेंट क्या होती है, एक्सप्लेन करें कैरेक्टरिस्टिक्स, तो हमने क्या करना होता है, तकरीबन सारी चीजें सेम लिखनी होती है। चाहे आपकी एक्सप्लेनेशन अपने हिसाब से लिखी हुई हो, वर्ड्स आपके अपने हो, लेकिन चीज वही लिखनी है आपने। और जो करेक्टरिस्टिक्स दिए हुए हैं, चाहे वो 4 हो, 5 हो, 6 हो, आप उसमें तब्दीली नहीं ला सकते। ये बिल्कुल ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। और इसके नीचे हमने एक क्वेश्चन और लिखा हुआ है कि इट इज राइटली सेड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। वक्त और लहर किसी का इंतजार नहीं करते, सही कहा गया है। An individual should understand the value of time for him to succeed in all aspects of life। एक एक बंदे को
जो है वो वक्त की कदर और अहमियत का पता होना चाहिए, ताकि वो जिंदगी में कैसे सक्सेसफुल हो सकता है जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं में। People who waste time are those who fail to create an identity of their own. जो लोग वक्त जाया करते हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होते, या उनकी कभी खुद की पहचान नहीं बन सकती। अच्छा, यहाँ से देखें सवाल शुरू हो रहा है, ये आपको एक हवाला दे रहा है, इसे समझ लें। एक सिंपल सी बात आपको बता रहा है कि वक्त और लहर किसी का इंतजार नहीं करते, और उसके अलावा जो इंडिविजुअल्स हैं उनको सक्सेस होने के लिए लाइफ में क्या करना चाहिए, लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए उनको टाइम की कदर आनी चाहिए। क्योंकि जिंदगी के किसी भी पहलू में आप तब तक कामयाब नहीं हो सकते जब तक आप वक्त की इम्पोर्टेंस, वक्त की अहमियत को नहीं जान पाते। तो ये आसान सा उसने हमें बताया हुआ है, कुछ चीजें हैं जो उसने एक्सप्लेन की हुई हैं सवाल पूछने से पहले, वाजे की हुई हैं। सवाल आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, हाउ यू विल आइडेंटिफाई ऑब्स्टेकल्स टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट एंड व्हाट स्किल्स आर रिक्वायर्ड टू मैनेज इट। ये आपसे पूछा जा रहा है सवाल। अब इसमें भी क्या होता है, इसमें भी आपने जो पढ़ा हुआ आता है वो आपने लिखना हो, यानी कि उसके अलावा भी आपके जहन में अगर कोई ऐसे ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं तो वो भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आपने पहले सबसे पहले वो लिखने हैं जो आपने पढ़े हैं कि कौन कौन से ऑब्स्टेकल्स हो सकते हैं। हाउ यू विल आइडेंटिफाई, उनको आइडेंटिफाई करिए, भाई ये ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं टाइम मैनेजमेंट में। आप जब पेपर भी अटेम्प्ट कर रहे होते हैं ना, तो आपके सामने भी ऑब्स्टेकल्स आ जाते हैं टाइम के, कि आपने पहले क्वेश्चन पे कितना लगाना है, दूसरे क्वेश्चन पे कितना लगाना है, इस तरह आप 2.5 घंटे में एक 5 सवाल पूरे करने होते हैं। तो हाउ यू विल आइडेंटिफाई ऑब्स्टेकल्स टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट, कैसे आपने इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट के लिए वो ऑब्स्टेकल्स सारे जो है उनको आइडेंटिफाई करना है, और आप उनके लिए कौन सी स्किल रिक्वायर्ड है कि आप उसको टाइम को मैनेज कर सकें इफेक्टिवली, आसान तरीके से आपका टाइम मैनेज हो जाए। 5 सवाल है, 2.5 घंटे, आधे सवाल आधे घंटे का एक सवाल है, तो आपने क्या करना होगा, आपने आधे घंटे में एक सवाल कंप्लीट करना है। अगर एक सवाल पे 40 मिनट लग गए तो इसका मतलब दूसरे सवाल पे आपने जो है वो 20 मिनट लगाने हैं या 25 मिनट, इस तरह से आपने मैनेज करना होता है। वो कौन सी स्किल्स हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं, तो वो आपने इसको क्लेरिफाई करना है। और हमने ये यहाँ पे भी एक सिंपल सा सवाल लिखा हुआ है, दो हमने सवाल ऐसे लिखे हैं जिसमें आपका ओपिनियन वगैरह आ जाता है, या आपने जो चीजें पढ़ी हुई हो लेकिन सवाल को समझना जरूरी होता है। और दो ये सिंपल से सवाल हमने लिखे हैं, व्हाट इज द ट्रेनिंग, ट्रेनिंग क्या होती है। आपने सिंपली, जब आपसे व्हाट इज ट्रेनिंग पूछा जा रहा है तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली डिफाइन करना है उसको, आपने उसकी डेफिनेशन को लिखना है। व्हाट इज ट्रेनिंग, training is a process to improve the knowledge, skills and abilities of an employee। KSA, knowledge, skills and abilities। किसी भी मुलाजिम की, एम्प्लॉइज की एबिलिटीज और इसकी स्किल्स और नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए जो प्रोसेस तरीकेकार हम इस्तेमाल करते हैं उसको ट्रेनिंग कहा जाता है। डिस्कस इट्स इम्पोर्टेंस इन टुडेज मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन। आज की जो मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन हैं, कॉम्पिटेटिव एरा जो चल रहा है, तो उसमें उसकी क्या अहमियत है, क्या ट्रेनिंग जरूरी है, ट्रेनिंग जरूरी नहीं है, ट्रेनिंग देने से क्या होगा क्या नहीं होगा, आपने वो सारी चीजें लिखी हैं। इसका मतलब आपने उसकी इंपॉर्टेंस को भी बयान करना है, उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेस को बयान करना है। खासतौर पे एडवांटेज को हम ज्यादा बयान करें क्योंकि हम उसकी जरूरत और उसकी अहमियत को बयान कर रहे हैं। किसी भी चीज की जब हम अहमियत बयान करते हैं और ज्यादा से ज्यादा उसके बारे में हम उसकी खूबियां लिखते हैं कि क्यों जरूरी होती है ट्रेनिंग, और आजकल की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशन में ट्रेनिंग क्यों जरूरी है। कॉम्पिटेटिव एरा चल रहा है, अगर हम अपने एम्प्लॉइज को ट्रेनिंग नहीं देंगे तो वक्त के साथ उनकी नॉलेज, स्किल्स और एबिलिटीज इंप्रूव नहीं होगी, अपग्रेड नहीं होगी, तो वो हमारे एम्प्लॉइज जो है वो नॉलेज के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से पीछे रह जाएंगे। दूसरे ऑर्गेनाइजेशंस जो हमारे कंपटीशन में, अगर वो एडवांसमेंट ला रही हैं इन सारी चीज़ों में, तो वो प्रोडक्टिविटी में एफिशिएंसी आएगी और वो उनकी प्रोडक्टिविटी मैक्सिमाइज हो सकती है। ये सारी चीज़ें आपने बयान करनी है, इंपॉर्टेंस बयान करनी है आजकल की मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस में। तो ये बहुत ही एक आसान तरीका है कि हमने पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है। आपने, मैं आपको एक सिंपल सा मशवरा दूं या सलाह दे दूं कि सवाल को आप गौर से देखें, क्योंकि सवाल को समझना आपका जवाब आना होता है। या सवाल को समझ गए यानी कि आपका आधा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया, आधा आपने सवाल हल कर लिया है। क्योंकि सवाल को समझना बहुत जरूरी होता है। अब यहाँ पे पूछ रहा है जैसे कि हाउ यू विल आइडेंटिफाई ऑब्स्टेकल्स टू इफेक्टिव टाइम मैनेजमेंट। अब आपको समझ नहीं आ रहा कि आपने ऑब्स्टेकल्स कौन कौन से लिखने हैं, या ऑब्स्टेकल्स का मतलब क्या है, उनको कैसे आइडेंटिफाई करना है। आपने जब ऑब्स्टेकल्स आइडेंटिफाई नहीं किए हैं तो आप कौन सी स्किल्स लिखेंगे जो उसको मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड हो। बिल्कुल आप समझ ही नहीं पाएंगे। आपसे पूछी एक चीज जा रही होगी, आप लिखेंगे दूसरी।
फिर आप सोच रहे होंगे कि हमने लिखा तो पूरा था और हमें जो है वो मार्क्स नहीं मिली है। मार्क्स कैसे मिलेंगी जब आपने सवाल को समझा नहीं, आपसे पूछी एक चीज जा रही है और आप बयान दूसरी कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जैसे पहले सवाल में हमने लिखा, कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे फ्रेडरिक विल्सन टेलर के बारे में लिखा हुआ है, एपी टेलर के बारे में, कि ही वाज वन ऑफ द अर्लीस्ट थ्योरिस्ट, तो वो क्या कहते हैं, इस पे शुरू हो जाते हैं बच्चे, लिखना शुरू हो जाते हैं। या यहाँ पे जैसे लिखा है इट इज राइटली सेड टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन, तो इस पे शुरू हो जाते हैं। अब पहले सवाल को पूरा पढ़ लें। आपने क्या पढ़ा है, आपने एक लाइन भी पूरी नहीं पढ़ी, आपने कहा बस इसका जवाब तो मुझे आ रहा है, टाइम एंड टाइट वेट फॉर नन, इट्स वेरी सिंपल। तो आप शुरू हो जाते हैं। अब 2 लाइनें हैं, 4 लाइनें हैं, 5 लाइनें, पहले तो आप एक सवाल को पूरा पढ़ लें। और एक सवाल को पूरा पढ़ने के बाद आप क्या करें, आप पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ लें। क्योंकि कभी कभी आपके पास कोई ऑप्शन आ जाता है, अटेम्प्ट 24 क्वेश्चंस आउट ऑफ 5, अटेम्प्ट 25 क्वेश्चंस आउट ऑफ 6, तो आप पहले क्वेश्चन पेपर को पूरा पढ़ लें कि आपको कौन कौन से सवाल आ रहे हैं, यहाँ आप इसमें अच्छे एग्जांपल्स दे सकते हैं नहीं दे सकते। उसके बाद आपको आसानी हो जाएगी। और दूसरा कि आपने टाइम को देखना है कि आप टाइम आसानी से मैनेज कर पा रहे हैं या मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा कि आप क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, क्वेश्चन पेपर को कैसे अटेम्प्ट करें, या सवाल को कैसे समझें और फिर उसको कैसे अटेम्प्ट करें। तो इसमें अगर आपको कोई क्यूरी हो या कोई प्रॉब्लम हो, कुछ और पूछना हो, आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं दूसरी वीडियो के साथ बहुत जल्द हाजिर होऊंगा। तब तब के लिए खुदा हाफिज।